वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है राजा दी राजा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही राजा नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है, यही मूवी का हीरो। जब राजा की माँ कपड़े सी रही होती है तो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। राजा अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, क्या ये कपड़ा मैं रख लूं? इस तरह से काफी सारे कपड़े के टुकड़ों को जमा करने लगता है। उसके बाद एक दिन राजा अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि माँ, कल हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन चलने वाला है, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस सी दो ना माँ। तभी राजा का फादर यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर के ही कपड़े पहनेगा। मतलब राजा का फादर एक छोटा सा डॉक्टर होता है और उसका यही सपना होता है कि इसका बेटा भी बहुत ही अच्छा डॉक्टर बने। राजा कहने लगता है, अरे नहीं पापा, मैं वो सफेद कपड़े नहीं पहनूंगा, ऊपर से नीचे बिल्कुल सफेद होता है, मुझे तो कलरफुल कपड़े चाहिए। राजा कपड़ों के टुकड़ों को जमा किया होता है ना, वो सारे टुकड़े अपनी माँ को लाकर देने लगता है। सो राज की माँ राज के लिए महाराजा के कपड़े डिजाइन करने लगती है। वो कपड़े पहनकर स्कूल में परफॉर्म करने पर इसको ही पहला प्राइज मिलता है। उसके बाद एक दिन राज के कुछ रिश्तेदार राज के घर पर आते हैं। बातों ही बातों में वो लोग राज से पूछने लगते हैं कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? राज कहने लगता है कि मैं अपनी माँ की तरह टेलर बनूंगा। ये सुनने के बाद राज के फादर के होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगता है, अरे राज, ऐसा नहीं कहते, तुम मेरे जैसे डॉक्टर बनोगे। बोलो, बनोगे ना डॉक्टर? राज भी अपने फादर के लिए हाँ का जवाब देने लगता है। उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही राज को दिखाया जाता है। फिलहाल ये राज अपने सपने को पूरा कर चुका होता है। मतलब ये राज बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन चुका होता है। इसको एक अवार्ड भी मिलने लगता है। जब ये राज स्टेज पर होता है उसी वक्त इसका फादर लुंगी पहनकर राज के पास आता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ राज का एक सुनहरा सपना था जो इसके फादर ने आकर तोड़ दिया। राज का फादर राज से कहने लगता है कि तुम फटाफट से ब्रेकफास्ट करके कॉलेज पर जाओ, लेट होगा तुमको। अब ये राज भी अपने फादर के सामने ऐसे ही जताने लगता है कि पूरी तरह से कोशिश कर रहा है डॉक्टर बनने की। उसके बाद राज अपने कॉलेज पर आता है। बस नाम के लिए ये राज डॉक्टर की पढ़ाई करते रहता है। इस कॉलेज में सिर्फ राज ही नहीं बल्कि काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को साइड में रखकर अपनी पैशन को फॉलो करते रहते हैं। राज का एक फ्रेंड राज के पास आकर एक इंटरव्यू के बारे में बताने लगता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी फैशन डिजाइनर के लिए ढूंढ रही है, जाओ तुम भी वहाँ पर जाकर अपना लक ट्राई करो। सो दूसरे दिन उसी तरह से राज इंटरव्यू पर जाता है। पहले तो वहाँ का बॉस क्रिश राज से ये बात पूछने लगता है कि तुमने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किस कॉलेज में किया? तो राज अपने बारे में बताने लगता है कि मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, एक्चुअली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फैशन डिजाइनिंग मेरा पैशन है। इस तरह से उस क्रिश को कुछ सैम्पल्स भी दिखाने लगता है जो उसने डिजाइन किया। वो क्रिश राज को एक छोटा सा टेस्ट भी रखने लगता है। राज क्रिश के सामने ही एक बहुत ही अच्छा फ्रेश डिजाइन करके क्रिश को दिखाने लगता है। ये देखकर वो क्रिश बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और इसी तरह राज को अपनी कंपनी में जॉब भी दे देता है। उसके बाद एक दिन वो क्रिश अपने स्टाफ के पास आकर कहने लगता है कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कुछ दिनों के बाद एक फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन चलने वाला है। आप सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। स्पेशली राज, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे कंपनी को अच्छा फायदा भी होगा। सो राज भी बहुत ही खुश होकर कपड़े सीने का काम स्टार्ट कर देता है। घर में बैठकर भी डिजाइनिंग का काम करते रहता है, लेकिन जब इसका पापा देखता है तो हाथ में इसके किताब होती है। बाद में राज अपने सारे डिजाइन्स उस क्रिश को दिखाने लगता है। वो क्रिश भी बहुत इम्प्रेस होता है। राज से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी शो स्टॉकर कौन है, मतलब मॉडल कौन है? इस राज को पता नहीं होता कि शो स्टॉपर का मतलब क्या है। क्रिश इसको समझाने लगता है। शो स्टॉपर मतलब एक मॉडल अपने कपड़ों की डिजाइन्स उस लड़की को पहनाकर शोकेस करना, तभी उन कपड़ों को खूबसूरती आएगी। हर कपड़े हर लड़की पर सेट नहीं होते, इसलिए बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने डिजाइनिंग को टेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर मॉडल्स को ही सिलेक्ट करते हैं। राज सोचने लगता है कि अब मैं ऐसी लड़की को कहाँ पर ढूंढूं? इसको एक प्रिंसेस जैसी लड़की चाहिए होती है। दूसरे सीन में दो लड़कियों को दिखाया जाता है, आद्या और उसकी फ्रेंड, जो फिलहाल बहुत बड़े होटल पर आते हैं स्टे करने के लिए। शॉकिंगली ये दोनों लड़कियाँ बहुत ही प्योर तेलुगु लैंग्वेज बात करती रहती है। जैसा लगता हो कि ये दोनों लड़कियाँ यहाँ की नहीं है, किसी राज्य की है। इन दोनों को 100 और 500 नोट के बीच भी डिफरेंस पता नहीं होती। खैर थोड़े बहुत पैसे पे करने के बाद एक बंदा इन दोनों को लिफ्ट में लाता है रूम पर जाने के लिए। आद्या की फ्रेंड कहने लगती है कि हमने इतना सारा धन दिया और तुम लोग इतना छोटा सा कमरा दे रहे हो। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम ये लिफ्ट है आपके कमरे पर जाने का जरिया। जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो ये दोनों बहुत ही अजीब तरह से देखने लगते हैं कि हम लोग हवा में कैसे उड़ रहे हैं। खैर जैसे तैसे ये दोनों अपने रूम पर आ जाते हैं। इतने बड़े रूम को देखकर ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। बाद में ये दोनों इसी लिफ्ट के साथ खेलने लगते हैं, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते। थोड़ी देर के बाद ये दोनों शहर घूमने के लिए
अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी एक ऑटो वाला बंदा इन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि लगता है ये दोनों लड़कियां किसी गांव से आई है। वो ऑटो वाला बंदा इन दोनों के पास आकर पूछने लगता है कि मैडम आप कहाँ पर जाना चाहती हो? मेरे पास ऑटो है, जबरदस्त ऑटो। वो आद्या बहुत ही प्योर लैंग्वेज में ऑटो वाले से कहने लगती है कि हम इस सारे शहर को देखना चाहते हैं। ऑटो वाला कहने लगता है अरे मैं आपको सारा शहर घुमाऊंगा, क्या आपके पास पैसे है? तो उस आद्या की फ्रेंड अपना छोटा सा थैला दिखाने लगती है, इसमें काफी सारे नोट्स होते हैं। तो वो ऑटो वाला बंदा इस बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उस ऑटो वाले बंदे का पीछा नहीं करते और न ही चिल्लाने लगते, उसको बस ऐसे ही देखते रहते हैं। जो भी हो, जब ये ऑटो वाला बंदा भागने वाला होता है उसी वक्त एक और बंदा इस ऑटो वाले को पकड़ लेता है कि पैसे चुरा कर कहाँ पर भाग रहे हो। वो बंदा ऑटो वाले बंदे को लेकर इन दोनों के पास आकर पूछने लगता है कि तुम लोगों ने अपने पैसे इसको क्यों दिया? ये तो एक चोर है। आद्या पूछने लगती है क्या ये चोर है? लेकिन दिखने में ऐसा तो नहीं लगता। वो बंदा कहने लगता है क्या इसके चेहरे पर लिखा होगा कि मैं चोर हूँ? शहर में ऐसे ही लोग रहते हैं। उसके बाद ये दोनों एक टैक्सी लेकर सारा शहर घूमते रहते हैं। टैक्सी वाला बंदा भी इन दोनों की बातें सुनकर शॉक में रह जाता है। जो भी हो, वो टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को सारा शहर घुमाते रहता है। यहाँ की अजीब अजीब की चीजें देखकर इनके तो होश उड़ जाते हैं, जैसे कार, साइकिल, एरोप्लेन्स। टैक्सी वाला बंदा यही समझने लगता है कि शायद ये दोनों बहुत ही छोटे से गांव से आए हैं। बेचारी लड़कियों को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद एक दिन वो टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को किसी जगह पर ड्रॉप करके कहने लगता है कि आप लोग अंदर जाकर घूमते रहिए, मैं मेरे वाहन को ईंधन डलवा कर आता हूँ। इस तरह से फरार हो जाता है। अब आद्या उसकी फ्रेंड थोड़ा म्यूजियम घूम रहे होते हैं। बाहर आकर देखने पर वो टैक्सी वाला बंदा नजर नहीं आता। ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं बेचारा कहाँ पर गया होगा, लगता है इतने बड़े शहर में गुम हो गया अपने वाहन को लेकर। बाद में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उस टैक्सी वाले बंदे ने इन दोनों को धोखा दे दिया, इनके पैसे लेकर भाग गया। दूसरी तरफ वो राज काफी सारी लड़कियों को ऑडिशन पर बुलाकर उनका टेस्ट लेते रहता है, लेकिन एक भी लड़की इसको पसंद ही नहीं आती। राज तो यही सोचने लगता है कि पता नहीं मेरी पसंदीदा लड़की कब मिलेगी, मेरे पास टाइम तो बहुत ही कम है। दूसरे दिन वो आद्या और उसकी सहेली किसी बीच के पास बैठकर उसी टैक्सी ड्राइवर के बारे में बातचीत करते रहते हैं। आद्या तो यही बात कहने लगती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उस बंदे ने हमको धोखा दे दिया, हम दोनों से कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा था वो। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि सारा शहर ही ऐसा ही है, चेहरे से एक दिखते हैं तो अंदर कुछ और होता है। सारे लोगों को वो रंग बिरंगी कागज ही चाहिए, मतलब पैसे। चलिए हम दोनों हमारे राज्य पर लौट चलते हैं। अब शॉकिंगली इन दोनों की बगल में ही राज और उसका फ्रेंड बैठे होते हैं। राज अपने फ्रेंड से वही अपनी डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करते रहता है। उस राज की बातें आद्या को बहुत इम्प्रेस करने लगती है। मतलब राज यही कहते रहता है कि हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। जब हमको ये बात पता चलेगी कि हम उस काम में नाकामयाब रहेंगे, तब भी हमारी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। एक्चुअली आद्या और उसकी सहेली 30 दिनों तक इस शहर में रहने के लिए आए होते हैं। आद्या के फादर ने ही आद्या और उसकी सहेली को इस शहर पर भेजा होता है, लेकिन 10 दिनों में ही आद्या और उसकी फ्रेंड थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जब राज की बातें आद्या सुनने लगती है तो आद्या डिसाइड कर लेती है कि मैं 30 दिनों तक इस शहर पर रहकर ही दिखाऊंगी, यही मेरे जिंदगी का असली साहस है। ऐसे अजीब अजीब की चीजें देखने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं ना। दूसरे दिन राज और उसका फ्रेंड एक रेस्टोरेंट पर जाता है ऐसे ही खाना खाने के लिए। एक डिश को ऑर्डर करके खाने पर वो टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। राज स्पेशली उस शेफ को थैंक यू बोलने के लिए किचन रूम पर आता है, तो शॉकिंगली उस किचन में आद्या उसकी फ्रेंड होती है। राज ने जिस डिश को खाया होता है वो डिश इसी आद्या ने अपने हाथों से बनाई होती है। राज आद्या को देखते ही डिसाइड कर लेता है कि ऐसी लड़की किचन रूम में नहीं बल्कि रैंप वॉक करना चाहिए, यही लड़की मेरी मॉडल है। राज और उसका फ्रेंड आद्या के पास आकर अपना ऑफर रखने लगते हैं, लेकिन आद्या उसके फ्रेंड को राज की बातें कुछ भी समझ में ही नहीं आती। फैशन डिजाइनिंग कहने लगता है, सेलिब्रिटी कहने लगता है, इसके बारे में इन दोनों को आइडिया ही नहीं होता। राज आद्या को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने लगता है कि मॉडलिंग का मतलब क्या है। आद्या कहने लगती है कि देखिए हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारा महिगढ़ साम्राज्य है। इस तरह से इस राज को थोड़ा सा धमकी देकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद राज डिसाइड कर लेता है कि किसी भी तरह से आद्या को मनवाकर ही रहेगा। दूसरे दिन दोबारा उसी रेस्टोरेंट पर जाकर आद्या उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, तो वहाँ के शेफ ओनर से राज को ये बात पता चलती है कि हमारे रेस्टोरेंट की यही स्पेशल चीज है कि कस्टमर्स खुद अपना खाना बनाकर खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं। पता नहीं आप किन दो लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो, हर दिन काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं।
मुझे उन दोनों लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसी रात आद्या और उसकी फ्रेंड किसी जगह पर चाउमीन खाने के लिए आते हैं। ये भी इनके लिए बहुत ही अजीब की चीज होती है। उसी वक्त वहाँ के 3 लड़के आद्या से हल्के से छेड़खानी करने लगते हैं। आद्या भी उन लड़कों को मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। उसी वक्त राज वहाँ पर आकर उन लड़कों से फाइट करके मार पीट कर यहाँ से भगा देता है। दूसरे दिन राज इन दोनों के लिए एक नए फ्लैट में जगह देता है। आद्या राज से कहने लगती है कि कल के लिए आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपका काम मैं करने से पहले आपको पहले मेरा काम करना होगा। आप मुझे पहले ये सारा शहर घुमाकर दिखाइए। तो राज उसी तरह से इन दोनों को सारा शहर घुमाने लगता है। राज का एक और फ्रेंड होता है जो फोटोग्राफर होता है। उस फोटोग्राफर को भी इन दोनों की बातें बहुत ही अजीब लगती है। एक दिन राज का फ्रेंड राज से कहने लगता है कि राज, मुझे उन दोनों को देखकर शक हो रहा है। पता नहीं कहाँ से आए हैं। इन दोनों की भाषा भी अलग है। तुम थोड़ा संभाल कर रहो। पता नहीं कब हम दोनों को बेहोश करके हमारी किडनी लेकर चले जाएंगे। उसके बाद एक दिन राज का फादर इत्तेफाक से राज को कहीं बाहर देख लेता है। फटाफट से इसके पास आकर पूछने लगता है कि इस टाइम पर तुमको कॉलेज में रहना चाहिए था और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। राज के साथ साथ वो आद्या भी होती है। अब राज बहाना बनाने लगता है, अरे पापा, इसका नाम है आद्या, मेरी क्लासमेट है। मैं और आद्या एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए बाहर आए हैं। राज का फादर कहने लगता है, अच्छा, लड़की भी डॉक्टर है। बेटा, तुम तो पहले से ही चालू निकले। कभी इस लड़की को हमारे घर पर लेकर आओ। यह होने के बाद राज का फादर यहीं पर जिद पर अड़ा रहता है कि आद्या को कब घर पर लाओगे। तो एक दिन आद्या राज के घर पर आती है। राज का फादर आद्या से उसके फादर के बारे में, उसके काम के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो आद्या और उसकी फ्रेंड अपने राज्य के बारे में बताने लगते हैं। ये दोनों कुछ और बताते रहते हैं, लेकिन राज का फादर कुछ और समझ रहा होता है। क्या लगता है आद्या के फादर बहुत ही बड़े जमींदार है और इसी तरह शायद इसके फादर की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगी। ये सब कुछ होने के बाद आद्या राज से कहने लगती है कि राज, मुझे तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा घर बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हारा काम करने के लिए राजी हूँ। राज तो बहुत खुश होकर इसको हक करके बहुत थैंक यू बोलने लगता है। उसके बाद राज आद्या को अपनी कंपनी पर लाकर इसको मॉडलिंग कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे रैंप वॉक करते हैं, वो सारी चीजें समझाने लगता है, सिखाने लगता है। अब इसी प्रोसेस में यह आद्या धीरे धीरे राज को पसंद करने लगती है। एक दिन राज का फादर कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते पर कोई चीज को देखकर शॉक में जाता है। फटाफट से अपने घर वापस आकर राज के कमरे से वो सारे डिजाइनिंग के पेपर्स को फेंकने लगता है। एक्चुअली राज का फादर राज की फोटो एक बड़े वाले बैनर पर देखा होता है कि कंपनी के सीजन कलेक्शन के लिए राज भी पार्टिसिपेट करने वाला है। जब राज घर वापस आता है तो उसका फादर इसको बहुत डांटने लगता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बाप को धोखा दिया। मैं तो यही समझ रहा था कि मेरा बेटा कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, मेरे से बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, लेकिन तुम ये घटिया काम कर रहे थे। राज भी अपने पापा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि पापा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम अपने फायदे के लिए मेरी ख्वाहिशों को चूर करने लगे। ये काहे का प्यार है पापा? मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, तो आप लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? जब दूसरे लोग कामयाबी की बुलंदी तक पहुँच जाते हैं तो आप लोग तालियां बजाते हो, लेकिन जब आपका ही बेटा या बेटी वही काम करने लगते हैं तो आप अपने बच्चों को रोकते हो। इस तरह से इस बाप बेटे के बीच बहुत बहस होने लगती है। उसके बाद राज आद्या के पास आकर ये काम स्टॉप करने के लिए कहता है, लेकिन आद्या राज को समझाने लगती है कि राज, कभी ना कभी तो ये सच तुम्हारे पापा को पता लगनी ही है। इतने सालों तक तुमने अपने पापा से झूठ बोलते रहे कामयाब होने के लिए, और जब तुम कामयाब होने के लिए बस एक सीढ़ी बाकी है, अब तुम पीछे हट रहे हो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारे पापा खुद तुमको अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद वो फैशन शो स्टार्ट होता है। राज इस शो में आद्या को एक महारानी की तरह प्रेजेंट करने लगता है और उसी तरह राज ये शो जीत भी जाता है। राज का सक्सेस देखने के लिए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं। राज अपने फादर को हक करके बहुत खुश होने लगता है और उसी तरह से जब आद्या को भी बुलाने लगता है तो आद्या कहीं पर भी नजर ही नहीं आती। हर जगह पर ढूंढने लगता है इसको। दूसरी तरफ आद्या और उसकी सहेली बीच के पास खड़े रहते हैं क्योंकि इनके पास 30 दिन का टाइम हो गया। अब इसके राज्य वाले आने वाले होते हैं। आद्या राज के साथ बिताए हुए पलों को याद करके राज को बहुत मिस करती रहती है। बाद में आद्या के राज्य वाले यहाँ पर आकर आद्या को अपने साथ वापस ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो राज भी आद्या को बहुत मिस करने लगता है। इसको ये एहसास होने लगता है कि ये भी आद्या से प्यार करने लगा है। राज की हालत को देखकर इसकी माँ इसको मोटिवेट करने लगती है कि तुम अपने प्यार को हासिल करो। उसके बाद राज और उसका फ्रेंड ChatGPT उस महीगढ़ के बारे में पूछने लगते हैं। मतलब एक दिन आद्या ने अपने शहर का नाम बताया था ना कि हम महीगढ़ से आए थे। पहले तो ये सारा ChatGPT उल्टे पुल्टे जवाब ही देने लगता है, लेकिन 10 बार सवाल करने के बाद फाइनली महीगढ़ के बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगता है कि वो महिगढ़ वैजाग से काफी दूर है, वो अलग ही राज्य है, बहुत बड़े आइलैंड में बसा है वो राज्य। वहाँ के लोग अभी भी पुराने जमाने की तरह रहते आ रहे हैं। यह सुनने के बाद राज यही समझने लगता है कि जिसका मतलब आद्या ने सच ही कहा कि उस महिगढ़ राज्य से आई थी। आद्या ने राज को अपने राज्य का एक सिक्का भी दिया होता है। राज टिप टॉप से रेडी होकर उस महिगढ़ साम्राज्य पर जाने लगता है। दूसरी सीन में उस महिगढ़ राज्य को दिखाया जाता है। विराटा वर्मा नाम का एक बंदा यहाँ का राजा होता है। सच में यहाँ के लोग सारी दुनिया से बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही पुराने जमाने के। आजकल आदिवासी लोग भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी पैसों के बदले लेन देन से ही काम चलाते रहते हैं। इन लोगों का यही मानना होता है कि बाहर के लोग टेक्नोलॉजी के नाम पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन बहुत सालों से ये लोग अपने कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो आद्या राज को याद करके उसे बहुत मिस करती रहती है। उसी वक्त आद्या के पास इसका फादर और राजमाता आते हैं। इसका फादर पूछने लगता है कि युवरानी तुम बाहर देश पर गई थी ना, क्या है वहाँ के हालचाल। आद्या यही बात कहने लगती है कि पिताश्री बाहर इंसानों के अंदर काफी सारे भेदभाव है। इस तरह से और भी काफी सारी बातें कहने लगती है। राजा कहने लगता है कि बाहर की चीजें जानने के लिए ही मैंने तुमको बाहर देश पर भेजा। इस राज्य की होने वाली रानी हो तुम, सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा तुमको। उसके बाद आद्या राजमाता से राज के बारे में बताने लगती है। राजमाता आद्या से कहने लगती है कि जिस परदेसी से तुमने मुलाकात की वो बस तुम्हारी एक याद है, तुम्हारे जीवन की एक सीख। उस परदेसी को भूल जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ वो राज इस राज्य पर लैंड होता है। उस राज्य का एक वैद्य जंगल में आकर कुछ जड़ी बूटी को कलेक्ट करते रहता है। वो राज इत्तेफाक से इन लोगों को देखकर महिगढ़ को जाने का रास्ता पूछने लगता है। राज के हुलिये को देखकर समझ जाते हैं कि लगता है ये बंदा परदेसी है। वो लोग राज से कहने लगते हैं कि बाहर के लोग हमारे राज्य में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ये राज्य उस राज्य के अंदर एंटर हो ही जाता है। वहाँ के सारे लोग बहुत ही अजीब तरह से इस राज को देखते रहते हैं। हर एक बंदे से आद्या के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई भी इससे बात ही नहीं करता। देखते देखते रात हो जाती है। एक बंदा राज के पास आकर पूछने लगता है, अरे परदेसी तुम यहाँ पर क्यों सोए हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? हमारे राज्य का ये रूल है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। इस तरह से वो बंदा अपने घर पर ले जाकर राज को खाना खिलाने लगता है। वो बंदा पूछने लगता है कि परदेसी तुम हमारे राज्य पर क्यों आए हो? राज कहने लगता है कि मैं एक लड़की की तलाश में आया हूँ। सुबह होने के बाद राज ये देखता है कि इस राज्य में कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो इसी भीड़ भाड़ में सारी जगहों पर घूमते हुए उस आद्या को ढूंढते रहता है। हर दूसरे दिन राज जिस बंदे के घर में स्टे किया होता है, उस बंदे की वाइफ राज से इनडायरेक्टली ये कहने लगती है कि अगर तुम उस मंदिर के पास जाओगे तो तुमको वो चीज मिल सकती है जो तुम ढूंढ रहे हो। राज जब गांव में आता है तो कुछ सिपाही राज को देखकर इससे पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम, हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? तो राज इन लोगों से बचकर भागने लगता है, तो सारे सिपाही इसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दरमियान में जब राज उस मंदिर पर जाता है तो सच में वहाँ पर आद्या होती है, और आद्या को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि आद्या तो एक रानी है, रानी, इस राज्य की रानी। वो आद्या भी राज को देखकर शॉक में रह जाती है। फटाफट से राज को खोपचे में लाकर पूछने लगती है, अरे राज तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? फटाफट से चले जाओ। राज भी कहने लगता है कि जिस तरह से तुम हमारे राज्य में आई थी उसी तरह से मैं तुम्हारे राज्य में आया। इसे प्रपोज भी करने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो इतनी दूर आया हूँ मैं। जब आद्या वहाँ से जा रही होती है तो राज फटाक से आद्या का हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ के सारे लोग इस चीज को देख लेते हैं। अब ऑफ कोर्स किसी भी राज्य में रानी का हाथ पकड़ना छूना बहुत बड़ा जुर्म होता है। सारे सिपाही फटाफट से इस राज को कब्जे में लेकर राजा के सामने लेकर आते हैं। राज कहने लगता है कि मैं आद्या से प्यार करता हूँ और आद्या मुझसे प्यार करती है। कैजुअली मैंने आद्या का हाथ पकड़ा, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह है? राजा को गुस्सा आकर इसका सर कलम करने के लिए कहता है। जब मंत्री का बेटा इसका सर उड़ाने ही वाला होता है उसी वक्त राज एक सिक्का दिखाने लगता है। ये कोई मामूली सिक्का नहीं होता, एक राज मुद्रिका होती है। राजा समझ जाता है कि जिसका मतलब आद्या ने ही इस परदेसी को अपनी मुद्रिका दी। परदेसी जो कह रहा है वो सच है। वो राजा राज से कहने लगता है कि अगर तुमको आद्या से शादी करनी होगी तो एक टास्क करना पड़ेगा। तुमको 5 दिनों में 5 सिक्कों को जमा करना होगा, चाहे तुम कोई भी काम कर लो। अगर तुम उन 5 सिक्कों को जमा नहीं कर पाओगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे। अगर जमा कर लोगे तो मैं तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगा। राज आद्या को हासिल करने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो राज गाँव में आकर छोटे मोटे काम करते हुए, कुछ लोगों की मदद करते हुए उनसे सिक्के मांगते रहता है। लेकिन शॉकिंगली हर किसी के पास भी ऐसे सिक्के मौजूद नहीं होते। उसी रात उस राज्य का मंत्री और उसका बेटा इसी राज के बारे में बातचीत करते रहते हैं। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि मंत्री अपने बेटे को
राजा बनाना चाहता है आद्या से शादी करवाकर। मंत्री अपने बेटे से कहने लगता है, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, 5 दिन में 5 सिक्के जमा करना उस परदेसी की बस की बात नहीं। वैसे भी 5 दिन के बाद वो बाहर चला जाएगा, उसके बाद तुम ही इस राज्य के राजा हो। दूसरी तरफ वो राज चोरी चुपके आद्या के कमरे पर घुस आता है। पहले तो इसकी सहेली राज को रोकने लगती है कि तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन राज उस बंदी को साइड में हटाकर आद्या के पास आकर कहने लगता है कि आद्या तुम जानती हो ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, प्लीज आद्या वो 5 सिक्के मुझे दे दो ना। आद्या भी कहने लगती है कि अगर मेरे पास होते तो तुमको कब का दे देती, लेकिन सिक्के हासिल करना इतना आसान नहीं, अपने मन से ढूंढो, वो सिक्के अपने आप तुम्हारे पास चले आएंगे। दूसरे दिन राज काम करने के लिए एक कपड़े बनाने वाले बंदे के पास जाता है। अब ऑलरेडी फैशन डिजाइनिंग तो इसका पैशन है, कपड़े ये अच्छे से सिलेगा, इसीलिए यहाँ पर काम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक बंदा इस कपड़े बनाने वाले बंदे के पास आकर अपने कपड़े मांगने लगता है। कपड़े बनाने वाला बंदा कहने लगता है कि अरे यार अभी तुम्हारे कपड़े रेडी नहीं हुए, थोड़ा मुझे और समय लग सकता है। राज उस बंदे की बातें सुनने के बाद उस कपड़े बनाने वाले बंदे के पास जो लोग काम कर रहे होते हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करके अलग से काम देने लगता है। तो सारे लोग मिलकर काम स्टार्ट करने पर कुछ ही घंटों में काम खत्म हो जाता है, मतलब काफी सारे कपड़े बना लेते हैं। और एक्चुअली राज अपने तरीके से इन सारे कपड़ों को डिजाइन किया होता है। ये राज कपड़े टेस्ट करने के लिए एक ट्रायल रूम भी बनाता है। उस बंदे के सारे कपड़े बिक जाते हैं, तो वो बंदा राज से बहुत ही खुश होकर 3 सिक्के देने लगता है। राज के पास ऑलरेडी एक सिक्का होता है ना, उसके बाद एक और सिक्का कमाकर वो 5 सिक्के राजा को दिखाने लगता है। राजा कहने लगता है कि अरे परदेसी, शायद तुमको हमारे नियम के बारे में नहीं पता, तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं जिसका मतलब तुम यहाँ की प्रजा हो, हमारे राज्य की प्रजा। बस युवरानी से शादी करने के लिए तुमको पूरे 100 सिक्के जमा करने होंगे, और वो भी 30 दिनों के अंदर। बोलो इस चीज के लिए क्या तुम राजी हो? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम जा सकते हो। राज भी कहने लगता है कि आप जितने भी कंपटीशन रख लो, मैं आद्या के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि आपने कहा ना कि मैं कोई भी काम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे आपका काम चाहिए, मैं राजा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगता है ठीक है, मैं तुमको राजा बनाऊंगा, अगर तुम हमारी प्रजा को खुश कर दोगे तब भी तुम आद्या से शादी कर सकते हो। अगर हमारी प्रजा तुमसे खुश नहीं होंगे तो तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके बाद ये राजा बनकर सिंहासन पर बैठकर सारी प्रजा को अपने पास बुलाकर उनके पास जो कॉइन्स है इसको देने के लिए कहता है। वो लोग कहने लगते हैं कि राजा, हम लोग हमारे सिक्के आपको ऐसे ही नहीं दे सकते, अगर आप हमें खुश कर दोगे तभी हम खुशी से आपको दे सकते हैं। और इसी तरह इस राज्य के काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, कुछ रूल्स तो राजा भी नहीं तोड़ सकता। खैर उसी रात दोबारा चोरी चुपके आद्या के कमरे पर जाता है। आद्या राज को बहुत डांटने लगती है कि तुमने क्या सोचकर मेरे पिताजी से चैलेंज किया। राज भी कहने लगता है, अरे आद्या, मैंने तो बस ऐसे ही कैजुअली कह दिया, मुझे क्या पता कि तुम्हारे पापा मुझे राजा बना देंगे। 100 सिक्के जमा करना मतलब, अरे यार 5 सिक्के जमा करने के लिए मेरी वाट लग गई और 95 सिक्के जमा करने होंगे, मुझे कैसे जमाऊं मैं। दूसरे दिन राज ये डिसाइड कर लेता है कि ये खुद प्रजा के पास जाकर उनके प्रॉब्लम्स को जानकर उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। लेकिन कोई भी बंदा इस राज को एज ए राजा की तरह ही नहीं देख रहा होता। बाद में 2 बंदे अपनी प्रॉब्लम लेकर इस राज के पास आते हैं, तो राज बहुत ही आसानी से इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मतलब एक जमीन होती है, उस जमीन को आधा आधा करके दे देता है। राज के फैसले से बहुत ही खुश होकर वो दोनों अपने सिक्के राज को दे देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन ये घर को सडनली आग लग जाती है और वो राज ऑलरेडी बाहर घूम रहा होता है, तो इस आग को देखकर फटाफट से उस घर में घुसकर वहाँ के सारे लोगों को बचा लेता है। राज का ये काम देखकर वहाँ के कुछ लोग अपने अपने सिक्के राज को देने लगते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे काम करने की वजह से और भी काफी सारे सिक्के जमा करने लगता है। वहाँ की प्रजा इस राज से बहुत ही खुश भी होती है। उसी वक्त इस राज्य पर इसका फादर और उसका मामा आते हैं। मतलब राज के फ्रेंड ने इसके बारे में बताया होता है, तो राज को ढूंढते हुए इस राज्य के पास आ जाते हैं। अब राज जो हुआ वो सारी बातें अपने फादर और अपने मामा को सुनाने लगता है। खैर जो भी हो, अब राज को सिर्फ 5 सिक्के ही हासिल करना होता है। अब उसी वक्त इस राज्य के कुछ लोगों की तबीयत सडनली बिगड़ने लगती है, कुछ बीमार होते हैं, कुछ मरने लगते हैं। वहाँ के वैद्य की दवाइयाँ भी कुछ काम नहीं कर पा रही होती। अब वहाँ की सारी पब्लिक राज के खिलाफ होने लगते हैं कि परदेसी लोग हमारे राज्य पर आए, इसीलिए हमारी राज्य की ये स्थिति हुई। राज डिसाइड कर लेता है कि जरूर राज्य में कुछ हो रहा है,
इसके बारे में मुझे पता करके ही रहना होगा। लेकिन उसी वक्त असली राजा इन तीनों को कैद कर देता है। दूसरे दिन इन तीनों को शिक्षा देने के लिए बैठक बुलाई जाती है। तभी राजा को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। एक्चुअली कल रात आद्या इन तीनों के पास आकर यहाँ से भेजने की कोशिश की थी, लेकिन राज नहीं गया। अपने फादर से कहने लगता है कि पापा आप किसी भी तरह से इसकी दवाई बनाइए। अब राज का फादर तो ऑलरेडी एक डॉक्टर होता है, सो कुछ दवाइयाँ बनाकर आद्या को देने पर आद्या सारे राज्य के पब्लिक को बांटने लगती है। बीमारी की असली वजह तो इसी राज्य का डॉक्टर होता है। मतलब इस डॉक्टर ने बाहर के लोगों से हाथ मिलाकर एक वायरस अपने राज्य वालों को दिया होता है और उसी तरह यहाँ की सारी संपत्ति मतलब जड़ी बूटी बाहर वालों को बेच रहा था। इस राज को यहाँ से भगाने के लिए ही ये डॉक्टर लोगों की तबीयत बिगाड़ दी। एक बार तो राजा को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से राज ने ही राजा की जान बचा लिया था। उसके बाद राजा उन दोनों को मौत की सजा सुनाता है। राज का ये कारनामा देखकर बाकी कुछ लोग भी राज को सिक्के देने लगते हैं। वो राजा भी राज्य से बहुत खुश होकर शादी की बात करने लगता है कि मेरी बेटी और ये राज्य सब आपका है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।